हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलो बेटा, फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने 52 क्वेश्चन, जो कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बेटा आप लोग सीबीएसई फिजिक्स के पेपर में बेटा एकदम फर्स्ट डिवीजन से बेटा पास हो जाओगे। ठीक है, तो एकदम सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का मेरे प्यारे बच्चों आपने कई बार देखा होगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का मेरे प्यारे बच्चों खुद आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। एकदम उनको बच्चे याद कर लेना है। बात समझ में आई? उतना ही क्वेश्चन। ठीक है बेटा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने 52 क्वेश्चन के सीरीज के अगले लेक्चर की, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3, जो कि बेटा गारंटीड क्वेश्चंस फॉर 2026। ठीक है बेटा, जिसमें हम लोग फिजिक्स पेपर में 52 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन 52 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर ले जाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरे भर भर के मार्क्स मिलेंगे और आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो करना पड़ेगा। चलिए, कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा कर रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का बच्चों 6 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन, मात्र। ठीक है, इसका जो बच्चा हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने 14th नंबर चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस किया था, जिसमें 8 क्वेश्चन थे। उसका भी लिंक मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने आपके इन सभी 52 क्वेश्चन का सारा फंडा दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में है। तो आप प्लीज उन दोनों वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि आपको इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मेमोराइज और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों 3-4 बार जरूर देखिए एक दिन में। बस जब भी आपको खाली टाइम मिले आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, जब भी खाली टाइम मिले आप इस वीडियो को देखते रहिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों एकदम फिट हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बेटा आज की क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर से हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और बेटा तीसरा चैप्टर है। इन तीनों चैप्टरों का मेरे प्यारे बच्चों आज के हमारे क्लास में बच्चा इनका जो वेटेज है बच्चे, कम से कम 15 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 15 मार्क्स ऐसे बच्चों बटोर लोगे। फिर से लास्ट क्लास में हमने 7 नंबर बटोरा था, इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कम से कम 15 नंबर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करके बच्चों इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों इन 15 नंबर को बटोरने के लिए। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। ये सीधा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपके पेपर की कटिंग है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का। क्वेश्चन क्या कहा गया बेटा, A thin spherical cell of radius r has a uniform surface charge density sigma. Using Gauss law, deduce an expression for electric field outside and inside the cell. ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, उसका हिंदी अर्थ मेरे प्यारे बच्चों नीचे लिखा गया है कि त्रिज्या आर के किसी पतली गोली खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश घन सिग्मा है। गाउस के नियम का उपयोग करके इसके बाहर और इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न आपको करना है। ठीक है, मैंने आपके पेपर का बच्चों बहुत ही डीप एनालिसिस किया हुआ है।
यही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिखा जाए चाहे बच्चों लैंग्वेज ऐसी लिखी जाए, बात एकदम बराबर है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों को पूरा निचोड़ दे रहा हूं, ठीक है। आपको मेहनत करने की, मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि आपको मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो सारी मेहनत मेरी होगी। बस मैं जैसे जैसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे आप लोग करते जाओ और उतना समय मुझे निकाल करके दो, जिससे कि मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से अच्छा मार्क्स दिला पाऊं। ठीक है, करोगे ना बेटा? चलिए, तो यही सेम क्वेश्चन बेटा इस लैंग्वेज में ही पूछा जाता है। दोनों का आंसर एकदम सेम लिखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, यूज गॉस थ्योरम टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इनसाइड आउटसाइड द सेल। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, और जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बेटा क्या है, एकदम सेम है। इन दोनों का आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एकदम सेम आएगा। बात समझ में आ रही? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको दिखता है कि हम लोग पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रख देते हैं कि इतना ही काम ये क्यों लाया जाता है। इसलिए मैं इसको कट करके लेके आया हूं आंसर इसका, इतना ही। आंसर आप अपने हाथ से ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। पहला हेडिंग डाल दोगे आंसर के नीचे आउटसाइड द सेल, और ये बातें जितनी लिखी गई हैं उतना ही लिखना है। उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा ही। तो सबसे पहली बात ये आप याद रखिए अपने दिमाग में कि ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सुंदर सा फिगर बनाना होता है, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप है बेटा, आपको उस फिगर के बारे में दो चार बातें लिखनी होती हैं, जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक लिखी गई हैं। कि माना एक स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस आर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस स्फेरिकल सेल के कारण बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ से आप बात करते हैं। बात समझ में आई? तो ये बच्चों फिगर के बारे में आप जानकारी दे दिए। अब तीसरा काम होता है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन हूं ना मैं अपने प्यारे बच्चों को सिखाने के लिए, आ जाइए। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, की इन सभी चीज को रब करके मैं इसको ऊपर करता हूं, क्योंकि फिगर दिखना चाहिए, ठीक है। फिगर आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक पतला सा आप सर्कल बना लो, थोड़ा सा हमारे पास उसकी रेडियस आर है। ये हमारे पास रंगीन इसलिए है क्योंकि ये बच्चों क्या है, गोली खोल, यानी कि जैसे मान लो बॉल है ना आपका, बॉल अंदर खाली होता है, एकदम खोखला होता है, ठीक है। उसी टाइप का हमारे पास स्फेरिकल सेल है। यहाँ बेटा पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट पी का सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लिख देते हैं स्मॉल आर। अब उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा। जो हमारे पास स्फेरिकल सेल होता है उसको एकदम बंद किया जाता है, घेरा बनाया जाता है, ठीक है। और उस घेरे को, उस गोले को, उस स्फीयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक छोटा सा बच्चे हम लोग एरिया एलिमेंट लेते हैं। एरिया एलिमेंट बोले तो उस गोले का एक छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा, ठीक है बेटा। वहां का बच्चे हम लोग दिखाते क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर उसको लिखा जाता है बेटा डीए वेक्टर। क्या लिखते हैं बच्चों, डीए वेक्टर, ठीक है। और ड्यू टू यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज होगा ना बेटा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम। इसका मतलब दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है बेटा, इसी छोटे से एरिया एलिमेंट का, छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास करेगा, उसको हम बेटा डी फाई ई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डी फाई ई। और डी फाई ई क्या होगा, उसका फॉर्मूला बेटा याद रखो, ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है।
थीटा यहाँ पे 0 है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर ई डी ए और कॉस 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ सर समझ गए सर। चलिए बच्चों, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ई कॉस 0 की वैल्यू बेटा होती है 1। ठीक है, तो इंटू 1 लिख दिया। चलो, एक भी लाइन में नहीं स्किप करूंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है बेटा, सारी लाइनें मैं लिखता हूं। मैं चाहता तो 1 नहीं लिखता, है ना। ई डी ए, इतनी बात हो गई। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों हमको तो चाहिए उस पूरे गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे फाई ई, ये है टोटल फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई के बराबर। यानी यही ऐसे ही छोटा 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 एरिया से जितना फ्लक्स निकलेगा डी फाई ई डी फाई ई डी फाई ई, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, इंटीग्रेट करना। ठीक है, क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो हमने इंटीग्रेशन का ये साइन होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे बच्चों टेढ़ा बना हमने बना दिया, ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना दोगे, इसका मतलब होता है कि क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। तो ऐसा आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, बना दो सुंदर सा एकदम ऐसा, और इस पे ऐसे सर्कल मार देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेटा अगली लाइन होगी हमारे पास फाई ई, डी फाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू यही थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, बेटा ई को हम बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन डी को अंदर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि डी ए चेंज होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों फाई ई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई इंटू डी की वैल्यू क्या है, उस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक बच्चे, इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं। अच्छा याद करो गॉस लॉ। गॉस लॉ सर क्या होता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो बच्चे 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड के होता है। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2, ये गॉस लॉ का हमारे पास फॉर्मूला है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप निहारिए एकदम अच्छे से, इसको देखिए तो हमको क्या पता लगता है। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से। तो क्या लिखोगे बेटा, दोनों देखो इधर फाई सेम है, तो इन दोनों को भी आपस में हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ई चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू और ये 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट को ऐसे कर दिया। इस लाइन को मेरे प्यारे बच्चों और अच्छे से लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दो और यहाँ पे Q/R²। अरे सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये बेटा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बेटा इसी फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों इन टर्म्स ऑफ सिग्मा हमको लिखना। सिग्मा क्या होती है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, तो यहां से Q को देख, अगर आप देख पा तो हो जाएगा Q इंटू ए के बराबर, सॉरी सिग्मा इंटू ए के बराबर। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे Q के जगह पे। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे सिग्मा इंटू ए, और ये हो जाएगा R² के। बात समझ में आई। अच्छा ए क्या है, ए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो हमारा जो स्फेरिकल सेल है ना उसका एरिया है।
तो उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरी प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि ये 4 पाई कट्टी पिट्टी हो जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, सिग्मा यहाँ मिला, एप्सिलॉन नॉट नीचे मिला, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया आउटसाइड के लिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। यहां तक आप काम करोगे। ये पहला पॉइंट है जब हम लोग आउटसाइड की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आउटसाइड की बात है। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइन बाय लाइन यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपका कैलकुलेशन हो चुका है। ऐसे ही आपको बच्चे करना होता है। तो ये पहला हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब बच्चे इन साइड की हम बात करते हैं। तो देख इन साइड की फिगर ऐसे बनाओगे, जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है, देखो पहले हमारे पास पॉइंट होता है यहाँ पे, वैसे होता है सरफेस पे, उसके बाद होता है हमारे पास अंदर। तो सरफेस के लिए हमसे पूछा ही नहीं है। अगर सरफेस के लिए पूछता तो क्या करते, स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर रख देते। देख हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया है अभी थोड़ी देर पहले, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब बेचा दूसरे सर मतलब पूछता है, वैसे जब हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, तो बेटा दूसरे पॉइंट पे यानी कि सरफेस पे, एट सरफेस हमसे पूछा नहीं गया है, तो मैं इसको अभी रब कर दूंगा, मैं बस खाली आपको बता देता हूं। एट सरफेस जब पूछा जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये स्मॉल आर कैपिटल बराबर हो जाएंगे सरफेस के लिए। देख लो यहां से फिगर में देखो, तब स्मॉल आर यही हो जाएगा, कैपिटल आर भी वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों आपस में कट्टी पिट्टी हो जाते हैं सरफेस के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको मैं मेरे प्यारे बच्चों बस केवल घेर देता हूं, आपको इस वाले क्वेश्चन में इसको लिखना नहीं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इस बात को बस याद रखो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको तो बस जानना है तीसरे पॉइंट पे अंदर के लिए। तो अंदर के लिए बेटा क्या है, अंदर तो चार्ज ही नहीं होता। जब हम स्फेरिकल सेल को चार्ज देते हैं तो अंदर चार्ज ही नहीं, अंदर चार्ज नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्स नहीं, फ्लक्स नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स टू 0, क्योंकि अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। इस बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, तब गॉस लॉ के अनुसार ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ठीक बात। तो आपको इतना जितना लिखा गया है, जितना मैं लिख के लाया हूं, उतनी बातें ही आपको करनी है। एज इट इज अपने पेपर में कर पाओगे, जल्दी बोलो। हाँ सर आसान है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है, यूजिंग गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है ना बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन बन रहा है। जो भी हम लोग क्वेश्चन किए वो भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था, ये भी बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। 3 हमारे पास एप्लीकेशन है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बच्चों ये वाला जो अभी हम लोग करेंगे, और एक हम लोग ऑलरेडी कर चुके स्फेरिकल सेल का। ठीक है, so that electric field E at a point due to a uniformly charged infinite plane set is given by E equals to sigma by 2 epsilon naught, where symbols have their usual meanings। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन सेट। तो सबसे पहले आप फिगर बनाओ, ऐसा बन जाएगा बेटा का फिगर। चलो बता देता हूं आप कैसे बनाओगे। सब कुछ साफ साफ ऊपर है, उसको इसलिए मैं नहीं छेड़ता हूं जिससे कि आपको सारी बातें अच्छे से उसमें साफ साफ दिखें। ये हमारे पास बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट है। ये मान लो सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेन सीट। ठीक है बेटा, और इस सीट को ऐसे समझो कि ऐसे इस प्लेन में जैसे मेरा हाथ रखा, इसे मान लो अगर हाथ को ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, इस हाथ को ऐसे रखूंगा तो आपको बस ऐसा दिखेगा। तो ये समझो कि ऐसे ही बच्चों इस सीट को रखा गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज सीट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट P से होता हुआ। ठीक है, अब ये हमने देखा कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो मेरे प्यारे बच्चों सिलिंड्रिकल होता है। क्या होता है बेटा,
सिलिंड्रिकल होता है, तो वो सिलेंडर हमने आराम से एक छोटा सा बना दिया। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, इस सिलेंडर के कितने पार्ट्स हैं जी? तो इस सिलेंडर के बच्चे 3 पार्ट्स होते हैं, ये एक प्लेन सरफेस, इधर वाला प्लेन सरफेस, और ये बच्चों कर्व सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सरफेस मान लो, ये दूसरा सरफेस मान लो, और ये कर्व वाला मेरे प्यारे बच्चों मान लो ये तीसरा सरफेस हमारे पास है। ठीक है बेटा, बहुत सही सर। अब इन तीनों सरफेस का बच्चे हमको एरिया एलिमेंट लिख लेना है। तो मान लो ये एरिया एलिमेंट डी ये इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। ठीक है, दोनों इधर ही है, तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। जब दोनों एक ही तरफ होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों एक ही हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, अच्छा अब बच्चे तीसरे वाले पाते, तो यहाँ भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लोगे। एरिया एलिमेंट हमेशा उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इधर ही होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है हमको, डी और ई के बीच का, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सर 90 डिग्री। तो बस इतना काम आपको कर देना है, फिगर में कर लोगे बेटा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, इसी के बारे में आपको ये 2-4 लाइनें लिख देनी होती जो यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखेंगे, मान लीजिए किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट का यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस शीट के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टोटल फ्लक्स अब हम लोग निकालने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। सारा कैलकुलेशन यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको हाथ से करके दूंगा, मतलब दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एकदम आसानी हो जाए। तो हम लोग सीधा लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई ई क्या होगा, वो होगा बेटा इंटीग्रेशन पहले वाले से पास करने वाला फ्लक्स। पहले वाले से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। दूसरे वाले सरफेस से भी इतना ही, ऐसे लिखने का तरीका है, आप इसको लिखेंगे। तीसरे वाले सरफेस का भी ऐसे ही ई डी ए कॉस थीटा। ये तीनों का मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फ्लक्स का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, फाई इज इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू डाल दोगे, बस लिखो, बस एक मतलब ऐसे ही लाइन आगे बढ़ती जाएगी। पहले सरफेस के लिए थीटा कितना था बेटा, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री लिख लेंगे। दूसरे सरफेस के लिए बेटा थीटा कितना था, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस तीसरे सरफेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या था, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, हमने लिख दिया। अब आपको इतना तो याद होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है और cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक है, 0। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट लाइन अब क्या लिखने वाले हैं, पहला 0 डिग्री का मान 1 हो गया तो ई डी ए हो गया, प्लस दूसरा सरफेस ये भी ई डी ए हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। अब ये cos 90 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख देते हैं 0। क्या इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर, बहुत सही सर, बहुत सर, बस लिख ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए अगली लाइन, अब बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को बेटा देख पा रहे हो कि दोनों ई डी ए। अब हमको सरफेस से मतलब नहीं है, जब सरफेस लिखना था उसका काम बस वही थीटा तक था। जब हमने दोनों को देखा तो ये तो 0, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो बच्चा क्या हम लोग इसको 2 ई डी ए लिख दो तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 ई डी ए। ठीक है बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन क्या होगी, फाई इज इक्वल्स टू 2, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में लिखेंगे डी ए, बस लिखने का तरीका, बस लिखते चलो जैसे मैं कहूं, 2e। अच्छा, डीए 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 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं फिर से। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर सर हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि फाई ई होता है बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्यू को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना चाहते हैं, तो वही फॉर्मूला फिर से कि वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है।
तो Q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा A लिख देंगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो Q के जगह पे बेटा हो जाएगा सिग्मा इंटू A, और ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मानेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब दोनों इक्वेशन से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर, जब देखो ये भी फाई है ये भी फाई है, ठीक है, तो बेटा हो जाएगा 2EA लिखेंगे इक्वेशन, ऐसे लिख लो इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है बेटा, तो दोनों से 2EA हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत सही सर। अब बच्चे A से A कट्टी पिट्टी हो जाएगा और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो 2 को नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहीं तक तो हमको करना था, आप क्वेश्चन देख लीजिए, देखो यही तो था कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। जब वेक्टर लगाओगे तो उसको ऐसे एन कैप लिख दो, उसको क्या पढ़ते हैं बेटा? एन कैप। कहां गया वो? ठीक है, तो यहां बेटा हम लोग एन कैप लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप वेक्टर लिख लीजिए और यहाँ एन कैप बढ़ा दीजिए, बात खत्म। एन पे टोपी पढ़ते हैं इसको, एन कैप। ठीक है बेटा, ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। चलो कितना कर लोगे? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, देखो उतना ही किया गया है। ठीक है बेटा, कर लो जाओगे, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। हो जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर लगाना है तो आप ऐसे एन कैप लगा दो, सिंपल सी बात है। नहीं लगाना मत लगाओ, तब भी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। obtain an expression for the electric field E due to a dipole moment P at a point on its equatorial plane and specify its direction. Hence, find the value of electric field. पहला point, at the center of the dipole R is equals to 0 and at a point R is much greater than A where 2A is the length of electric dipole. इतनी बात वो कह दिया। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको करते हैं। ये पूरा कहानी आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर है। ए का आंसर ये है, बी का आंसर बेटा ये है। बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एकदम डेरिवेशन करूंगा, एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से। बात समझ में आ रही? चलिए करते हैं सर। सबसे पहले बेटा फिगर बनाओगे। कैसे बनाओगे? मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। सबसे पहले एक ऐसी डंडी बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 2 चार्ज बनाएंगे, एक मान लो माइनस क्यू है, एक मान लो प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा यहाँ पे कितना माना गया है? 2L। तो वही बातें यहाँ मान लेता हूं, क्योंकि आप बाद में जब देखोगे कहोगे सर यहाँ पे कुछ और लिखे हैं, यहाँ पे कुछ और, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट O। ठीक है बेटा, अब इसके मिड पॉइंट O से बेटा एक हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसा, बात समझिएगा। और बेटा इसको हम लोग डॉट 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 बना देते हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे? हम लोग बेटा इसको ऐसे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने मिला दिया सर, मिला दिया। अब क्या करेंगे? अब बेटा इसको ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ज्योमेट्री बनाई है अपने फायदे के लिए। ठीक है बात, चलो। अच्छा बताओ बेटा, अगर मान ले अगर ये 2L था और ये मिड पॉइंट, तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। बहुत सही सर। इस पॉइंट को हम यहाँ P कहते हैं और उसको O से P तक का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। तो ये बच्चा हमको क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया कि बेटा अगर यहाँ पे थीटा हो
या यहाँ पे बेटा हम थीटा मान लेते हैं, दोनों थीटा थीटा समान ही होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आर वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो हाइपोटेनस क्या होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में? अंडर रूट बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही हालचाल यहां भी हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे क्या करना है हमको, दोनों चार्ज का प्लस क्यू का और माइनस क्यू का अलग अलग मेरे प्यारे बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे यानी दूर और निगेटिव चार्ज की तरफ होता, तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मान लेंगे बेटा कि प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे प्यारे बच्चों E1 है, और माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसको हम E2 मान लेते हैं। तब हमारा काम है E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अभी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लस क्यू से बच्चों इससे दूर यानी कि E1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये है मेरे प्यारे बच्चों E1, और जो बेटा E2 है उसकी डायरेक्शन इसकी तरफ हो जाती है, यानी ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारे लिए E2। ठीक है, ये है बेटा E2 का डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं इसी फिगर में, बस फिगर में ध्यान से देखते रहो, सब आराम आराम से समझ में आ जाएगा। और इसका एक मतलब आप अच्छे से 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बच्चे ये क्वेश्चन एकदम रट जाएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है बेटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। बात समझ में आई? दोनों थीटा थीटा, सब कुछ थीटा थीटा हो गया। चलो अब बेटा थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें, हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये E1 का मेरे प्यारे बच्चों एक कंपोनेंट आता है इधर, ठीक है, और बच्चे E1 का बच्चे जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों इधर। बात समझ में आई? तो चलो दोनों का मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वैल्यू लिखते हैं। इधर आ जाएगा क्या, E1 cos थीटा, इधर थीटा जुड़ा होगा उधर cos वाला आता है, इधर आ जाएगा बच्चों E1 sin थीटा। बात समझ में आई? वही सेम टू सेम हालचाल मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है, E2 का। E2 का भी इधर आएगा बेटा क्या, E2 cos थीटा, और इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, E2 sin थीटा नीचे। ठीक है, ये येलो कलर, तो इधर लिख देता हूं मैं E2 cos थीटा, और इधर हमारे पास हो जाएगा E2 sin थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है? बहुत सर, बहुत सर। अब बेटा देख E1 E2 की वैल्यू हमको लिखनी है, चलो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, चार्ज Q है, और बेटा डिस्टेंस क्या है चार्ज से, अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। वही सेम टू सेम बच्चों फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू के लिए भैया। तो E2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? हाँ सर समझ गए, ये हमने दूर कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को इससे दूर कर दिया। बात समझिएगा। अब आप देख पा रहे हो कि मैग्नीट्यूड वाइज E1 E2 बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप बस इस फिगर में देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड वाइज में बराबर होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कट्टी पिट्टी कर देंगे, इनका प्रभाव एकदम खत्म, खल्लास। अब कौन बचा, अब केवल बेटा ये दोनों बचते हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बस मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे अब नीचे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो क्या हो जाएगा
केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा E1 cos थीटा प्लस बेटा E2 cos थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो दोनों बच्चे आपस में बराबर हैं E1 E2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 2E1 cos थीटा। क्यों लिखा भैया? क्योंकि हमको पता है कि E1 और E2 आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही बेटा? तो चाहे 2E2 cos थीटा लिखो चाहे 2E1 cos थीटा लिखो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया 2। E1 की वैल्यू हमको पता है तो E1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा हमारे पास है cos थीटा। ठीक है, अगली लाइन अब बस हो चुका है, 2-3 लाइन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा हमारे पास Q, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? केवल अंडर रूट हट जाएगा और क्या। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा है मेरे प्यारे बच्चे, तो cos थीटा की बात यहां से आती है। यहाँ इस ट्रायंगल को देखो तो आप देखोगे थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो cos थीटा क्या होता है? तो इस अगर ट्रायंगल से आप cos थीटा की वैल्यू देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा बेस यानी कि L है, और हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो बेटा जहां cos थीटा है वहां पे L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत सही सर। अच्छा बेटा क्या मैं यहाँ पे, छोड़ो अगली लाइन पे लिख देता हूं आपके लिए कुछ भी। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग, इस 2 को बेचा मैं L के साथ ले जाना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको Q इंटू 2L डिवाइड बाई, ये देख बच्चा ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके पावर 1 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ सर, और जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। क्या बेटा? पावर हाफ, सिंपल सी बात है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, जब क्यूब रूट होगा तो उसका मतलब होगा 1/3। ठीक है बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है, क्या पता है सर? कि बेटा हमारे पास ये Q इंटू 2L तो P हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बच्चा एक्सप्रेशन आता है फाइनली। अब बच्चे जो क्वेश्चन में उसने पॉइंट लिखा है A और B करके, तो पहले हम लोग A की बात कर लेते हैं। A कह रहा है बच्चों जब R 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पे R को 0 कर दो। तो जब R को 0 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इफ R इज इक्वल्स टू 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? P बाई R को 0 कर दो तो हो जाएगा L स्क्वायर और इसके पावर 3/2। अच्छा बताइए क्या हो जाएगा? R के पावर 2 और इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या लिख सकता हूं? L के पावर क्यूब लिख सकता हूं। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई L क्यूब। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया भैया, जब हमारे पास R 0 हो जाए। इसी का मेरे प्यारे बच्चों बी पार्ट हमारे पास है कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L। ठीक है, ये वाला पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा है एट अ पॉइंट R इज मच मच ग्रेटर देन A लिखा हुआ तो L के जगह पे आप A लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अरे समझ गए ना? मैंने आपको बताया है बेटा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है -Q प्लस Q, उसके लेंथ को 2A या बेटा 2L भी लिखा जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया L, उसको आप A समझिए बस। बात समझ में? जहां L था उसको मैं अभी A कर देता हूं। ठीक है बेटा, यहाँ भी A, ये सब कुछ बेटा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। जो L है वो क्या है बेटा? A है, बस यही अंतर है ना? कहीं कहीं बेटा A दे देता है, कहीं कहीं बेटा L दे देता है, तो जहां हमारे पास L है उसको मैं A कर देता हूं। बाकी बाकी अगर कहीं छूट जाएगा तो आप उसको संभाल लेंगे, देख लेंगे। ठीक है बेटा,
और बाकी मैंने आपको एल से बता दिया, यहाँ पे भी आप एल को ए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ए कहा हुआ है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एल क्या हो गया हमारे पास, समझ में आ गया आपको? इतना तो आप लोग समझदार हो कि हमारे पास जो एल है बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए। ठीक है, आगे बढ़ लो, तो ये कहानी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो आ जाओ, फाइनली जो हम लोग कर रहे थे उसको करके खत्म कर दें अपने प्यारे बच्चों के लिए। जब ऐसा होगा बच्चा तो क्या होगा देख, तो फिर से जो मेन हमारे पास इक्वेशन क्या है, यही वाली तो है, ये वाली। तो अब हमारे पास L 0 हो जाएगा तो केवल R बचेगा। तो जैसे यहाँ पे L बचा हुआ है वैसे बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जब R 0 तो मेरे प्यारे बच्चों L क्यू, अब जब L 0, जब हमारे पास R ग्रेटर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा L से, तो L क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है क्या, obtain an expression for the electric potential due to a small dipole of dipole length P at distance r from its center for much larger distance compared to the size of dipole 3 points q, सॉरी इसका ए ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन करोगे और दोनों कर दोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते हैं। तो ऐसा प्रश्न बेटा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला डेरिवेशन है और नीचे वाला बेटा क्या है, न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए मैं क्या किया, इसको डाल दिया। ठीक है, तो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको। तो देखो हमने बच्चे 3 डेरिवेशन वैसे किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 3 डेरिवेशन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मेरे प्यारे बच्चों एनी पॉइंट। ठीक है, तो जब हमारे पास देखो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है कि एक्सियल, इक्वेटोरियल या कहां भी, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पे बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, केवल एक्सियल पे निकालना होता है। तो आप बच्चे यहाँ पे एट एनी पॉइंट वाला डेरिवेशन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्यों करेंगे, क्यों बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पे कोई पॉइंट आपको नहीं दिया है, एक्सियल नहीं लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लोग जनरल फॉर्मूला वाला डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों को एक एक करके। ठीक है, मैं आपको इसका फिगर समझा देता हूँ, बाकी चीजें बहुत आसान है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ एक बार फिगर फिर से बनाते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में मेरी प्यारी बच्चों को दिक्कत होता है। ये माइनस क्यू, ये बेटा हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, इसका नाम हम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी। जो पॉइंट है बेटा उसको थोड़ा सा हम लोग ना तो देख, ये जो दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, और जो इसका मिड पॉइंट होगा अगर उसके परपेंडिकुलर कहीं पे पॉइंट होगा तो वो होता है इक्वेटोरियल। तो ये जो पॉइंट पी है ना तो बेटा एक्सियल पे है ना तो इक्वेटोरियल पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को हम लोग दोनों चार्ज से और इसके सेंटर से ऐसे यूं करके मिला देते हैं। मिला दिया बेटा, चलो इसका नाम पी है, ये मान लो एंगल थीटा है। ठीक है बेटा, इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेते हैं 2a है, मान लिया 2a है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। चलो डिंग 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 डिंग, कहाँ गया फिगर, फिगर कहाँ गया? चलिए ये फिगर है।
तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सही सर, बहुत सही। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जब मान लेते हो तो क्या करते हो, अब आप इसको r1 r2 मान लो। ठीक है, एक बार फिगर में देख लेता हूं कौन सा r1 लिखा है, कौन सा r2 लिखा है। ये r1 है, ये r2 है। ठीक है भैया, चलो तो उल्टा मान लिया हूं, इसको R1 R2 लिख दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि जैसा फिगर है वैसे फिगर में बनाने की कोशिश करता हूं। चलो, अब बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि हमको क्या करना है, इस R1 R2 की वैल्यू हमको चाहिए इस पॉइंट P के लिए, उसके बाद तो फटाफट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चों परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पॉइंट बी से इस पर। ठीक है, और एक मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इस पर भी एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डालने से सर हुआ क्या, और जो हमने लाइन आगे बढ़ाई है उसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं। ये सब कुछ डॉट डॉट है, ये भी तो डॉट डॉट ही है भैया, ये सब कुछ डॉट डॉट है। ठीक है, चलिए सब कुछ डॉट डॉट हो गया। चलो, अब बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका कुछ नाम ले लेते हैं, इसका नाम बेटा हम लोग ले लेते हैं डी, इसका नाम ले लेते हैं सी। ठीक है, कुछ मान लिया हमने। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार देख लो, सी डी ही माना गया है ना। हाँ ठीक है, बहुत सही, एकदम फिगर सेम टू सेम है। चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, हमको दिख रहा है कि जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा, R1 होगा मेरे प्यारे बच्चों AP के बराबर। AP किसके बराबर है, CP के बराबर। और CP किसके बराबर है, ओपी प्लस ओसी, ओपी प्लस ओसी के बराबर। हमको बच्चा यही ओसी चाहिए, क्योंकि ओ से पी तक का डिस्टेंस हमको आर पता है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, हमको ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी पता है, ये आर। ठीक है, तो हमको ओसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं फटाफट इसी वाले ट्रायंगल से बात करते हैं। ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, ये थीटा तो ये भी थीटा है। ठीक है, तो हमको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, ओसी। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हमको मेरे प्यारे बच्चों ये पता है कि ये 2a है तो ये a है, और ये भी बेटा a है। तो हमको हाइपोटेनस पता है, और हमको बच्चा बेस चाहिए। तो बेस के लिए क्या लगाते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी कि ओसी डिवाइड बाई बेटा हाइपोटेनस यानी कि ओ ए या ए ओ, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारे पास ओसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा या ए ओ कॉस थीटा। ओसी इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए, हाँ सर समझ पाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको ये वाले ट्रायंगल में बात करनी है, क्योंकि हमको फिर से चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मिल गया ये वाला डिस्टेंस, क्या हो गया, आर प्लस ए कॉस थीटा। उसी प्रकार से R2 क्या है, R2 है बेटा BP के बराबर। BP क्या है मेरे प्यारे बच्चों, OP माइनस ओडी, OP माइनस ओडी। तो OP तो R है, और OD मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहां भी cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, OB बाई सॉरी 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 OD 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 बाई OD 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 ओडी बाई बेटा क्या हो जाएगा, ओबी के। तो ओडी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओबी कॉस थीटा। ओडी क्या हो गया बच्चा, ए कॉस थीटा। तो यहां भी ए कॉस थीटा है, तो यहां भी ए कॉस थीटा। अब बेटा कहानी एकदम सिंपल है, किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। और ये दोनों चार्ज से हमने डिस्टेंस निकाल ली आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। इतनी बातें आपको करनी है, तो आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा फिगर बना दोगे सुंदर सा, ये सारी बातें आपको लिख देनी है। अब बच्चे ये वैल्यू हमारे पास आ गई, आर माइनस कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब पहले चार्ज मान लो पहले वाला प्लस क्यू का पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल लिखना है, तो फॉर्मूला हम लोग यही लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बीपी डिस्टेंस है। तो बीपी हमने कितना निकाला, आर माइनस कॉस थीटा लिख दिया भैया। माइनस चार्ज के कारण बच्चों वैसे हो जाएगा हमारे पास एपी, एपी की वैल्यू क्या है, आर प्लस ए कॉस थीटा।
पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग माइनस को माइनस, प्लस को प्लस रखेंगे। दोनों हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है, दोनों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट पोटेंशियल के लिए। दोनों को हमने वैल्यू रख दिया, V1 की जगह पे V1 का, V2 जगह पे V2 का। अब बच्चों नीचे देखो क्या है, एलसीएम लिया गया है। बात समझ में आई? तो चलो यहां से मैं कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि V इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है बेटा, कुछ कॉमन है तो कॉमन मैं ले लेता हूं यहीं पे सीधा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन ये वाली लाइन है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है बेटा, नीचे एलसीएम हो जाएगा क्या, R माइनस ए कॉस थीटा, और ऊपर और क्या हो जाएगा, R प्लस ए कॉस थीटा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस का R, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट का। इस बात को मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए। अब आप देख पा रहे हो कि R से R तो कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल्स टू Q बाई 4πε0। ऊपर बचा हमारे पास 2a cos थीटा, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, चलो बहुत सही सर। अब बच्चे अगली लाइन क्या करेंगे, 1/4πε0 को सामने करेंगे और Q इंटू 2a को एक साथ रखेंगे, cos थीटा को अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, बहुत सही सर, बहुत सही। Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P हो जाएगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा cos थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता है कि यहाँ पे जो R है मच मच ग्रेटर देन ए, मच मचा दो सर, मच मचा दो। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा P cos थीटा डिवाइड बाई, ये अब जीरो, ये खत्म, खत्म इसकी कहानी, खल्लास। तो ये बचा बच्चे R स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों जब एक्सियल कहा जाएगा तो cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री तो वो होता है 1, तो इसलिए हमको पोटेंशियल मिलता है। और जब 90 डिग्री करोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको करनी है, वो सारी बातें एक एक करके की गई हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हमारे पास दे दिया भैया कि देखो बी वाला पढ़ के दिखा दूं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स चार्जेस Q, 2Q और NQ प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। If the potential energy of the system is 0, find the value of n। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, तीन चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा, इसकी साइड सब कुछ हमने मान लिया सेम है, यहाँ पे रखा है Q, यहाँ पे रखा है मान ले 2Q, यहाँ पे रखा है NQ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, 1/4πε0 को K लिख सकते हो, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए Q1 Q2 बाई ए, Q2 Q3 बाई ए, Q3 Q3 बाई Q3 Q1 बाई ए। सबका मान बच्चे रखने पर हम लोग ये पा देते हैं भैया कि Q1 और Q2, किसी को भी Q1 Q2 आप मान लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जो कॉमन है, क्या कॉमन है, हमको दिख रहा है बेटा Q स्क्वायर कॉमन है, तो ए भी कॉमन है, तो K Q स्क्वायर ए कॉमन आ गया, और अंदर बच्चा 2, यहां से बच्चा 2, यहां से बच्चा बच्चों 2n, यहां बच्चा हमारे पास n। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हमको मामला क्या है, मामला क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होगी तो इस लाइन से मैं आपको समझा देता हूं कि ये 0 हो गया, ये हो गया K Q स्क्वायर बाई ए, और ये हो गया 2 प्लस 3n, लिख सकता हूं ना बेटा इसको, 2n प्लस n बराबर 3n। तो बच्चे अब क्या होगा, अब इसका मतलब हुआ भैया कि 2 प्लस 3n इक्वल्स टू 0, इसको भी सब कुछ भगा सकते हो उधर, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है बेटा,
तो इसका मतलब हो गया n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 और ये आ जाएगा 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी -2/3। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बेटा, तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपको करनी थी। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से भी आपका एग्जाम पूछता है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग हो जाएगा। The dielectric slab of dielectric constant K and thickness T is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of plate separation D and plate area A. Obtain expression for its capacitance। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, ये इसका डेरिवेशन पूरा है, यहीं तक एकदम, यहीं तक एकदम आसान, एकदम छोटा सा। अब कैसे समझोगे, आ जाओ अपने प्यारे बच्चों को मैं बता दूं जरा। देखो, आप क्या करोगे बेटा, एक पैरेलल प्लेट बनाओगे। सर ये तो डब्बा है, पैरेलल प्लेट नहीं है, आ जाओ बना देता हूं, ऐसे मिटा दो। ठीक है, एक बार बनाए, एक बार मिटा दिए। अब इसके बीच में बेटा हम लोग एक छोटू सा पतलू सा हम लोग क्या डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, के है। इस प्लेट का सेपरेशन मान लिया डी है और इसकी थिकनेस मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह दिया टी है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे एयर हो गया, यहाँ भी बेटा एयर हो गया, और ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। बात समझ में आई? मान लो इस पे बच्चों सिग्मा चार्ज है, इस पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, प्लस क्यू माइनस क्यू भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिगर बन गया। अब बच्चों देखो क्या करना है, हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों एयर, एक मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक, बात समझ में आ रही? ये मीडियम हमारे पास एयर है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है। सबसे पहला कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कैलकुलेट करते हैं। तो मान लिया एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट, तो वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला है। जब हम डाइलेक्ट्रिक के बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये के टाइम्स, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर याद है हमको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाती है, ऐसे याद करो। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको चार्ज के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बाई ए और ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी गई। अब बेटा हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो इसको लिखते हैं V नॉट और इसको लिखते हैं बेटा हम लोग V डैश, मान लिया ऐसे। ठीक है, तो V इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा E नॉट इंटू कितने स्पेस में बेटा एयर है। अब ये देखना हमको, देख, तो टी मोटाई में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहां लिख दूं मैं, टी मोटाई में मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डी माइनस टी में क्या होगा, एयर होगा। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन देखते हैं तो ऐसा हम लोग लिखते हैं ई इंटू डी से। ठीक है, वी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटू टी के बराबर। अब दोनों की बच्चों वैल्यू रख दो, ई नॉट और ई की, बहुत आसान है। ई नॉट की वैल्यू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी माइनस टी और ये हो गया बेटा क्यू बाई, सॉरी यहाँ पे के नहीं होता ना, ये तो एयर है सर, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे के रहेगा और ये हो जाएगा टी। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में आप देख रहे हो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, यहाँ बच्चा डी माइनस टी और ये बच्चा टी बाई के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सही सर, बहुत सही। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पोटेंशियल आ चुका। अब थर्ड स्टेप, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी, फॉर्मूला होता है। तो यही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अपना आंसर फटाफट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्यू एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी माइनस टी और यहाँ पे टी बाई के। ठीक है बेटा,
तो मेरे प्यारे बच्चों Q से Q को कट्टी पिट्टी कर दो, Q से Q को कट्टी पिट्टी, और ये एप्सिलॉन नॉट ए कूद के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास d माइनस टी, और ये हो जाएगा बेटा t बाई के। ठीक है, आंसर आ चुका। यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, और साफ साफ डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पे लिख के कर दिया है, साफ साफ इतना ही आपको काम करना है, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों डिफिनीशन आप जरूर याद रखिए। ठीक है, करंट डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम का क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा, क्या उसका डेरिवेशन है, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी और ये बेटा रिलैक्सेशन टाइम का बच्चों आपके लिए क्या है बेटा, एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर उसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, डिफिनीशन है। ठीक है बेटा, डिफिनीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, derive an expression for resistivity of a conductors in terms of number of density of charge carriers in the conductor and relaxation time। ठीक है बेटा, हमको बच्चे रेजिस्टिविटी का मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको साफ साफ डेरिवेशन करके दिखा देता हूं, बाकी आपको मेरे प्यारे बच्चों पहले ये दोनों डिफिनीशन याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए डिफिनीशन लिख लेंगे, सॉरी डिफिनीशन लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको डेरिवेशन करना है। तो देख बेटा, डेरिवेशन हमको करना है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमको करना है मेरे प्यारे बच्चों क्या, एक ऐसा छोटा सा फिगर बना लेना। ठीक है, छोटा सा फिगर, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हम लोग बैटरी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बैटरी, ये प्लस ये माइनस। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलो आगे बढ़ जाओ। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वी नो दैट वीडी इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बेटा क्या है, फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एंड ऑल्सो वी नो दैट, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑल्सो वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है बेटा, इसी वीडी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप पुट कर दो, जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखना है आपको, उससे ज्यादा ना उससे कुछ कम। ठीक है, एन ई ए वीडी की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, ई कैपिटल ई बाई एम, अरे ये टाउ था, इंटू टाउ। ठीक है बेटा, बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन क्या हो जाएगी, ई, ये हमारे पास हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू ई, सॉरी ई को मैं अलग करूंगा अभी, इंटू टाउ बाई एम। ठीक है बेटा, और यहां पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका लेंथ मेरे प्यारे बच्चों एल है। ठीक है, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इन द टर्म्स ऑफ, अभी जो हम लोग यूज कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में कैपेसिटेंस वाले में, वही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यूज कर लेते हैं वो वाला फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा V बाई एल। ठीक है, कंडक्टर का लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू V बाई एल के बराबर। बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा था बेटा, derive the expression for resistivity of a conductor in terms of number density of charge in conductor and relaxation time। ठीक है बेटा, resistivity of conductor, चलिए कोई बात नहीं,
यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कर सकते हैं, कहानी खत्म। आ जाइए। तो बेटा अब देखो क्या है हमारे पास। हाँ, v और i को एक साइड कर लो, ठीक है। तो v और i को मैंने एक साइड कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हुआ, ये ml हो जाएगा और ये हो जाएगा ne² a इंटू टाउ के बराबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, यही जो हमारे पास वैल्यू है ना ये, ठीक है, ये हमारे पास v बाई आई क्या हो जाएगा बेटा, ओम्स लॉ से मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग रजिस्टर कह देंगे, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, m बाई ne² a इंटू टाउ, ठीक है। ए को यहां से अलग करता हूं, ए को यहां से अलग कर दो, l बाई ए, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो इस इक्वेशन को आप इससे रिलेट कर दो, किससे, r इज इक्वल्स टू रो l बाई ए से, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, m बाई n e² इंटू टाउ। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों जो रो है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, m n e² e इंटू टाउ के बराबर। तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो गया, मतलब डेंसिटी हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2-4 लाइन के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा समय हो चुका है, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार देखना है और सभी क्वेश्चनों को बार बार मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।